नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है प्रायश्चित। कहानी पूरी सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं आज की कहानी प्रायश्चित। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की है, वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता। अगर जाता है तो उसको अपनी जगह पे कोई आदमी देकर जाना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ला दी, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रखी। मदारी लाल ने जैसे ही पहला सरकारी लिफाफा खोला कि उनका रंग फीका पड़ गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित होकर हाल में ही खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वो कभी नहीं हुए। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जगह जो 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा होती थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से खबर न थी। इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा कि वो मर गया होगा, पर आज मानो वो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा है। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें याद हुई। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझ रहा था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई थी जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में ऊपर था। डील डोल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसी के हाथ के थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, जब तो मदारी लाल का चेहरा ही खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, आज वो पुराना नासूर सतगुण, टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतनी कठोर है, यही सोचते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्क को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में मालूम ही हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल के रहिएगा। आदमी तो योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी है, बड़ा दम्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कोई माथत एक कौड़ी भी हजम कर जाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर होंगे। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा लाएगा, कोई उनको अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया गया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए हो? ओह, आज 1 युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, हाँ, जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ यहाँ पर। आप तो कुशल से हैं? सुबोध, अजी मेरी ना पूछिए। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा। तुम दफ्तर में ही हो, ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर बहुत खुश थे। फ्रांस में भी खूब चयन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। फ्रांस से आकर कुछ दिनों कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। यहाँ आया तो मिल गए और क्लर्कों को देखकर वो पूछते हैं, ये लोग कौन हैं? मदारी लाल के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी।
दुष्ट 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया। यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके। बोलते हैं, कर्मचारी हैं, आपको सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ में कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी खुश रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र, मेरे तो लंगोटिया यार हैं ये। एक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल भी हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, देखो ये तो मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहां रहा हूं मतहतों से मित्रों का सा बर्ताव किया है। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं, फिर रोब कैसा, अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियति के साथ अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम ना होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा, ऐसा लगता था। पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने की दांत तो नहीं है। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वो इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। और कठोर शब्द तो उसकी जुबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध की ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र ही रचते रहते। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल नहीं हो पाए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहे तो मुंह की खाई। ठेकेदारों को भड़काने का भी बीड़ा उठाया तो लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उनके सच्चे मित्र हैं, पर खात में हमेशा लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। मदारी लाल को अपना दोस्त समझते थे। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो उन्होंने कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट रखे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के लिए ये रुपए थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए भी मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से नोट उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं। चपरासी अपने आप में ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में बहुत फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, नहीं जी, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क लेकर चला गया। जरा देर में लौटा और आकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे तो मैं उसको मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र सुर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छी अच्छी नीयतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, अरे चपरासी तो बैठा है दरवाजे पे। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ, चपरासी कोई ऋषि मुनि है क्या? चपरासी को उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के दोनों द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। और जब चित्त शांत हुआ तब नोटों को जेब से निकालकर एक अलमारी में कागज के नीचे छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई 1 घंटे भर बाद लौटे। तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरा कमरा किसने बंद किया भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर, साहब गुस्ताखी माफ। आप जब भी कहीं बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न जाएं, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे, सरकारी कागज पत्तर बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं, तब मैंने दरवाजे बंद किए। सुबोध चंद द्वार खोलकर कमरे में आ गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए इसकी खबर ही न थी। एकदम से ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध साहब कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो कि नहीं? ठेकेदार, हुजूर लिखवा लाया हूँ रसीद। सुबोध बोलते हैं,
तो अपने रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसे ही तुम काम करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोट नहीं थे वहां पर। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप सब कागज उलट पुलट कर डाले, मगर नोट नहीं दिखे कहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहाँ रखे थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में धड़कनें बढ़ने लगी। सारी मेज पर कागज छान डाले, नोटों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधा घंटे में जो भी घटनाएं हुई थी मन में विचार करने लगे कि चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए। खूब याद है मुझे। भला यह भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेज पे रखा था, गिना भी नहीं था। फिर वकील साहब आ गए। पुरानी मुलाकाती है मेरे, तो उनसे बातें करता रहा और उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने वहां पान मंगवाए। बस इतनी ही देर हुई, जब मैं गया हूं तब नोट रखे हुए थे। खूब अच्छी तरह याद है मुझे। तब ये नोट गायब कहाँ हो सकते हैं? मैंने किसी संदूक, दराज, अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर तो नहीं रख दिए। यही बात है लग रहा। मैं व्यर्थ में इतना घबरा गया। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, अरे आपने मेरी मेज पर से नोट तो नहीं उठाकर कहीं रखे हैं? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर दी नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं तो दरवाजा बंद कर दिया। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोला, अरे साहब पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक बुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर ठीक से देख तो लिया है ना? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। अरे चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था? आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं लगा। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई भी शक सुबोध ना था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय उन्हें कोई देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की भी चीज गायब ना हुई। मैं आपको पहले दिन से सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वो लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान ही नहीं सकता। यहाँ तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर वापस आ गए थे। सोहनलाल ने सफाई दी, अरे मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, अरे आप व्यर्थ में ही कसम खाते हो। कोई आपसे कुछ कह रहा है क्या? बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। मदारी लाल ने सुबोध जी के कान में कहा, नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों सहा जाए? सुबोध ने करुणा स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो चिंता ही क्या थी। समझ लेता जैसे 25,000 उड़ा दिए वैसे 30,000 सही। यहाँ तो कफन को कौड़ी नहीं। दुर्भाग्य बस उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आस न बची थी। दूसरे दिन सुबह सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आया। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली की तार पर पड़ गया हो। क्या कहते हो, छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा है, आपको भी बुलाया गया है। लाश अभी पड़ी हुई है और डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को कितने लोग रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं थी। दिल दरिया था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर ही पड़ते। और पूछते हैं, बहू जी बहुत रो रही हैं क्या? अरे कुछ ना पूछिए साहब, कितने लड़के बतलाए तुमने?
हुजूर 2 लड़के और 1 लड़की है। नोटों के बारे में कोई बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर कोई शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत भी लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है छुरी चलाते वक्त याद आई होगी। दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी के बारे में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है, तुम्हें यह क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं, लेकिन इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांसें और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी और आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़ते थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते, साथ बैठते, साथ खाते खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हो। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, वहीं देख लीजिएगा। अच्छा, कफन का इंतजाम हो गया क्या? नहीं हुजूर, अभी लाश की डॉक्टरी होगी, लेकिन अब जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उन्हीं की तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा, आप भी अपना बयान लिख दें। और सबके बयान तो लिख चुके हैं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शक होता, लेकिन इस बयान से उसका अंकुर भी निकल गया। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क गया। कहीं इसका मुझ पे शक न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह प्रकट न किया हो। कुछ झिझकते हुए और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि उनकी ओर देख ही ना सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता और इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा भूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को परेशान करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वो मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वह सब उनके चरणों पर रख देती। मुझे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वो कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि मैं कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा महसूस हुआ कि उनके हृदय पर नश्तर चल रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ रही थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तो खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेट गए। कोई ऐसी बात थी ही नहीं जिससे मुझे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी? मेरे साथ के खेले हुए हैं, इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब ये मन में बात समा गई। मैं नसीबों जली ऐसी सोई कि रात को उठी तक नहीं। क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत शांत रहने की कोशिश की, मगर आंसुओं के प्रभाव को नहीं रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया। यह दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मुझे किसी पर संदेह नहीं, पर यह है किसी दफ्तर वाले का काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बच कर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, लेकिन आपको देखकर उसका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपकी जगह कोई नहीं है, किससे अपना दुख कहें। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ साफ कह दें कि मैं ही वो दुष्ट हूँ, मैं ही वो अधम हूँ। विधवा के पैरों में गिर पड़े और कहें, वह छुरी इस हत्यारे की गर्दन पे फेर दो, पर जुबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन में गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई।
अर्थी जलाशय की ओर चल पड़ी। सारा दफ्तर, सारे हुक्मरान और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी। लेकिन मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? आखिर सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पे कुछ हक था। रामेश्वरी ने रो रो कर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसे पूछता है। दफ्तर के लोग जो आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने ना आए कि जरा हिम्मत बढ़ती। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोज किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और यह सब मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, दोस्ती का हक इससे ज्यादा और क्या अदा करोगे आप। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार किए हैं उनको हम मरते दम तक नहीं चुका सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। अब हमें घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा बस। मदारी लाल ने पूछा, घर पे कितनी जायदाद है? रामेश्वरी ने कहा, जायदाद क्या है, कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर पैसे ही पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत भी नहीं आई। मदारी लाल बोलते हैं, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी ना किसी तरह तो जिंदगी काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर ही खा लेती। मदारी लाल, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी? दूसरा और है ही कौन मेरे साथ? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे आपके भी रहेंगे, आपको भी कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं, बोली, मगर भैया जी सोचिए। लेकिन मदारी लाल ने बात काट दी, मैं कुछ न सोचूंगा और ना ही कुछ सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रह सकते? सुबोध को तो मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा कोई बात नहीं सुनी गई। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया। मदारी और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पे चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रायश्चित। कल मिलेंगे 3 बजे फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।